व्हाट्स अप दोस्तों, वेलकम टू दी वन परसेंटर्स। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जिनको पकौड़े बेचने से लेकर पेट्रोल पंप में भी काम करना पड़ा। और जब 2002 में उनकी डेथ हुई तो उनकी नेटवर्थ 60,000 करोड़ से भी ऊपर थी। आप सभी ने बिल गेट्स का एक फेमस कोट तो सुना ही होगा, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर देन इट्स योर मिस्टेक। मतलब अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं तो उसमें आपका कोई दोष नहीं, पर अगर आप गरीबी में ही मरते हैं तो उसमें आप ही का दोष है। और दोस्तों, धीरूभाई अंबानी इस कोट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। धीरज लाल हरिचंद अंबानी, जिन्हें आज पूरी दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी खड़ी की और जो भारत की सबसे पहली प्राइवेट कंपनी बनी जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल हो पाई। धीरूभाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के एक बेताज बादशाह थे, जिन्होंने ना ही सिर्फ बड़े सपने देखे पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी दिखाई। दोस्तों, वो मानते थे जो सपने देख सकता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। तो आइए जानते हैं इंडिया के बिजनेस टाइकून की इंस्पायरिंग लाइफ से रिलेटेड कुछ खास बातों के बारे में। धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात में चौरवाड़ नाम के गांव में 28 दिसंबर सन 1932 को हुआ था। उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी और उनके पिता एक साधारण टीचर थे। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका शुरुआत से ही मानना था कि पढ़ाई और पैसे कमाने में कोई रिलेशन नहीं है। इसी वजह से वो पढ़ाई छोड़कर धार्मिक स्थलों पे पकौड़े बेचना शुरू कर देते हैं, पर उनको इस काम में कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अपने पिता की सलाह पर जॉब करने का सोचा और फिर अपने भाई रामनिक की मदद से वो येमेन में जॉब करने चले गए। वहां पर उन्हें शेल कंपनी में एक पेट्रोल पंप पे काम करना पड़ा और 2 साल बाद ही अपने हार्डवर्किंग नेचर की वजह से वो मैनेजर के पद तक पहुंच गए। उनका मन हमेशा से ही बिजनेस करने के मौकों की तरफ ज्यादा रहता था। जहां पे वो काम करते थे वहां के कर्मचारियों को चाय सिर्फ 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के ही एक बड़े होटल में जाकर चाय पीते थे। वो कहते थे कि उस होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो धीरूभाई सिर्फ उन्हीं की बातें सुनने के लिए वहां पे जाते थे। धीरूभाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली और फिर आगे जाके उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट्स को नौकरी पे रखा। उस टाइम येमेन में चांदी के सिक्के चलते थे और धीरूभाई को ये रियलाइज हुआ कि चांदी की वैल्यू उन सिक्कों की वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। और जब ये बात येमेन की सरकार को पता चली तब तक धीरूभाई काफी मुनाफा कमा चुके थे और यही घटना इशारा कर रही थी कि धीरूभाई में सक्सेसफुल होने के सारे गुण मौजूद थे। थोड़े दिन बाद ही येमेन में आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी और धीरूभाई को भारत वापस आना पड़ा। फिर उन्होंने इंडिया में ही बिजनेस करने का मन बना लिया। उन्हें समझ आ गया था कि इंडिया में पॉलिएस्टर की मांग काफी ज्यादा है और बाहर के देशों में भारतीय मसालों की मांग काफी ज्यादा है। और फिर उन्होंने अपने भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की, जिसमें भारत के मसाले विदेशों में और विदेशों का पॉलिएस्टर भारत में बेचने की शुरुआत की। पॉलिएस्टर के कपड़े सस्ते और टिकाऊ होने की वजह से उनकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ने लगी और उसी वजह से धीरूभाई अंबानी ने सूत के कारोबार में कदम रखा। लेकिन ये कारोबार रिस्क से भरा हुआ था और इनके भाई को रिस्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी वजह से उनकी अपने भाई के साथ पार्टनरशिप टूट गई। धीरूभाई अंबानी एक रिस्क टेकर थे। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने में बिलीव करते थे और फिर उन्होंने अपने दम पर ही टेक्सटाइल के बिजनेस को आगे बढ़ाया। अपना टेक्सटाइल मिल शुरू करने के बाद उन्होंने अपना ब्रांड विमल लॉन्च किया और इसकी ब्रांडिंग इस प्रकार की गई कि वो जल्द ही घर घर में फेमस हो गया और विमल एक बड़ा इंडियन ब्रांड बन गया। 1975 में वर्ल्ड बैंक ने उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। मतलब
उन्होंने इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए थे जो डेवलप्ड कंट्रीज के स्टैंडर्ड के थे। धीरूभाई अंबानी अपनी कन्विंसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि अगर वो रिलायंस में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको काफी फायदा होगा। और 1977 में जब रिलायंस का आईपीओ आया तो वो 60 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और ये कंट्री का सबसे पहला आईपीओ था जिसमें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लोगों ने इन्वेस्ट किया। अगर आप उस टाइम पे मात्र 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके रिलायंस के शेयर्स खरीदते तो आज उन शेयर्स की वैल्यू 2 करोड़ से भी ऊपर होती। आईपीओ के बाद उन्होंने बिजनेस को और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। जो चीजें पॉलिएस्टर बनाने में लगती थी जैसे पेट्रोकेमिकल्स, उन्होंने उसका भी कारोबार शुरू कर दिया। 1991 के लिबरलाइजेशन से पहले भारत में बिजनेस कर पाना बहुत मुश्किल था और फिर भी धीरूभाई ने रिलायंस को अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपैंड किया। मिस्टर धीरूभाई अंबानी की यह स्ट्रेटेजी थी कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाए और उसे क्वांटिटी में बेचें, फिर चाहे प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो। और उनके बेटे मिस्टर मुकेश अंबानी भी इसी स्ट्रेटेजी पर बिलीव करते हैं। रिलायंस टेक्सटाइल्स के साथ साथ उन्होंने एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में भी कदम रखा और जल्द ही रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इसी के साथ साथ धीरूभाई अंबानी पे करप्शन और कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से हटाने जैसे कई आरोप लगते गए, लेकिन इनमें से कोई भी आरोप प्रूव नहीं हो पाया। उनकी डेथ के बाद रिलायंस उनके बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच बट गया और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसे मिस्टर मुकेश अंबानी चलाते हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ है और वो मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। जनवरी 2016 में मिस्टर धीरूभाई अंबानी को पद्मा विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। मैं इस वीडियो को एंड उनके एक फेमस कोट के साथ करूंगा। अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई और आपको इस्तेमाल कर अपने सपने पूरे करेगा।